नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं जुड़ चुका हूं एक बार फिर आपके साथ। आज मैं जिनके साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो अपने समाज के लिए, भलाई के कामों के लिए, उनके न्याय की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा अग्रणी रहे हैं। और एक वो आज के ज़माने में कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी भी है। कई मुद्दों पर उनके आरोप भी लगते हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजत कलसन जी। रजत जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। रजत जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं आपके जो जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आप कितना पढ़े हैं और किस प्रकार से आपने ये जो पहला स्टेप जो है किसी के न्याय के लिए उठाया था, वो कौन सा था? मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की है और 2003 से मैंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी हांसी हिसार की कोर्ट्स में। और मुझे बड़ा अभिमान था कि मैं एक एडवोकेट हूँ। और एक सुना था कि एडवोकेट से बात करते टाइम पुलिस वाले भी संभल के बात करते हैं और लोग भी कानून का ज्ञाता होने के चलते एडवोकेट से डरते हैं। और एडवोकेट दूसरे लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, इसलिए कभी उसके काम नहीं अटकते होंगे। और लेकिन मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखता था। मुझे नहीं पता था कि ये श्राप जो है, जो मेरे साथ लगा हुआ था अनुसूचित जाति का, ये मुझे जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो पता चला कि किस तरह से हम लोगों के साथ ये जो एक नाम जुड़ा हुआ है अनुसूचित जाति, जातिवाद, किस तरह से हम लोगों को, इवन एडवोकेट्स को भी न्याय दिलाने में, न्याय लेने में बाधा पैदा करता है। तो सबसे पहले मेरे साथ खुद का ही एक मैटर हुआ था। मेरा ही खुद का एक प्लॉट था, उस पर जातिवादी गुंडों ने कब्जे करने का प्रयास किया था। और मैं जब खुद अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया तो मुझे पता चला कि किस तरह से दलित समाज के लोगों के काम नहीं किए जाते। बीइंग एडवोकेट मेरी भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और कोर्ट के माध्यम से जाकर काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे न्याय मिला। तब जाकर महसूस हुआ कि एक आम दलित समाज के व्यक्ति की, गरीब आदमी की, किस तरह से ये जो प्रशासन है, पुलिस है, सरकारें हैं, किस तरह से इनके साथ भेदभाव करती है, इनके साथ अन्याय करती है। उस दिन से हम लोगों ने सोचा कि जब आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो गरीब लोगों के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा होगा। तो फिर उस दिन से हमने बीड़ा उठाया कि हम लोग समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। रजत जी, मैं जानना चाहता हूँ आपने जिस प्रकार से पहल की, पहले अपने से खुद से जो आपको पीड़ा झेलनी पड़ी उस से आपने लड़े और एक जीत प्राप्त की। उसके बाद जब औरों के आपके पास फ़ोन आने शुरू हुए या आपने खुद से ही पहल करनी शुरू की, किसी भी केस को या कोई भी जानकारी मिलती थी तो खुद से आप जाते थे, वे लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए थे आपके पास? देखिए, जो समाज के साथ अत्याचार की घटनाएं हैं काफ़ी पहले से ही हो रही थी। और 2003 से 2010 के बीच में पुलिस तो एफआईआर बिल्कुल ही दर्ज नहीं करती थी। यानी 100 में से 99 कंप्लेंट्स जो है वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती थी। केवल 1-आधे% एफआईआर कभी दर्ज होती हो तो दर्ज होती हो। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उनकी कंप्लेंट्स को कोर्ट में परसू किया, वहाँ से लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। 2010 में आप लोगों ने सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ था। और मिर्चपुर कांड में हमने अपने जान हथेली पे रख के उसमें काम किया। और उसमें जो पहली बार हरियाणा के इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि दलित समाज के साथ आगजनी करने वाले, हत्याकांड करने वाले जो आरोपी थे, उन लोगों को हमने सजाएं कराई। उसके बाद लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि SC/ST एक्ट में दलित अत्याचार के मामलों में एफआईआर भी की जा सकती है, एफआईआर भी होगी, कोर्ट में केस भी चलेगा और सजाएं भी हो सकती हैं। और वो एक ब्रेक था मेरी लाइफ में, जो मिर्चपुर कांड का केस था। उसके बाद लोगों ने मुझसे संपर्क करना शुरू किया और मुझे भी एक बूस्ट मिला। जब आपको कोई सफलता मिलती है तो उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और तब से लेकर आज तक हम समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे सैकड़ों केसों में हम लोग पैरवी कर चुके हैं और बहुत सारे केसों में हमने जातिवादी गुंडों को जेल के पीछे भिजवाने का काम किया है। रजत जी, जो आप ये अपने स्तर पर ही कर रहे हैं या आपकी कोई संस्था है जिसके माध्यम से आप ये सारा प्रोसेस करते हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी काम करना तो उसमें आर्थिक तौर पे भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो क्या उस तरीके का कैसे आप मतलब कर रहे हैं सर?
देखिए, मैं कई संस्थाओं से जुड़ा था, कई संस्थाओं से अब भी जुड़ा हुआ हूँ। जो मिर्चपुर केस था, मिर्चपुर केस में हमारा जो एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क है, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स है, उन संस्थाओं ने हम लोगों की मदद की थी। हालांकि जब से मोदी सरकार आई है, जो भी दलितों के मामलों में और महिलाओं के मामलों में, अल्पसंख्यकों के मामलों में जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं के पर कतर दिए गए हैं। तो पिछले कुछ सालों से हम लोगों को सारा का सारा जो काम करना पड़ रहा है, आप ये मान के चलिए कि हम लोगों को सारा का सारा काम या तो अपनी जेब से करना पड़ रहा है, या फिर कुछ समाज के लोग हमारी कभी कभी सहायता कर देते हैं, जिससे हमारा काम चल रहा है। लेकिन पैसे के अभाव के चलते हम लोग कभी रुके नहीं हैं और लगातार समाज को न्याय दिलाने का काम करते आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया भी, आपका जो पेशा है वो एक वकील का है, वकालत आप करते हैं। तो वकालत करते वक्त हमारे पास कई दूसरे केसेस भी आते होंगे, या कभी आपने मतलब जिन केसेस जो केस आपके पास आए, क्या सबसे पहले आपने उसके ऊपर पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं? कई बार झूठे केस भी इधर उधर से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने के लिए, फंसाने के लिए भी कर दी जाते हैं। तो वो सब चीज़ों का आप प्रोसेस किस तरीके से करते हैं? क्या किस प्रकार से पता करते हैं भी ये केस कितना सच्चा है, कितना झूठा है? देखिए, हमारे पास केवल SC/ST एक्ट के ही केस नहीं हैं, हमारे पास सिविल मैटर्स भी हैं, हमारे पास मैट्रिमोनियल मैटर्स भी हैं, हमारे पास एक्सीडेंटल केस भी हैं। हर तरह के केसेस हम लोग करते हैं। जहाँ तक SC/ST एक्ट के केस की जो जेन्युइन होने की बात है, हमने सबसे पहले जब मिर्चपुर हुआ था तब भी हम लोग मौके पर गए थे, फैक्ट फाइंडिंग की थी, मामले की सत्यता की जांच की थी, उसके बाद उस केस में हम घुसे। और आज भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और बधावड़ गांव में जो घटना हुई है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं हर केस की। फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद हमको लगता है कि केस जेन्युइन है, सत्य तथ्यों पर आधारित है, तब हम उसमें आगे कदम बढ़ाते हैं। और कई बार आपकी बात ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार एक्ट का मिसयूज़ करने की कोशिश भी कुछ लोगों द्वारा की जाती है, लेकिन हम इस तरह के लोगों को फिर मुंह लगाने का काम नहीं करते इस तरह। नहीं, एक चीज़ मैं रजत जी कहना चाहता हूँ, आपका नाम इस वक्त इतना बड़ा हो चुका है, अगर कहीं ये पता लग जाए किसी अधिकारी को, लगा लीजिए पुलिस प्रशासन को, लगा लीजिए वहाँ रजत कलसन पहुँचने वाले हैं, तो तत्पर कार्रवाई करते हैं। और कई बार कार्रवाई शायद सच्ची झूठी कैसी भी हो, एकदम ये दिखाने का प्रयास करते हैं रजत जी हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं, आपको ये दर्शाते। तो कई बार ऐसा नहीं होता भी जल्दबाजी के अंदर किसी मतलब मैटर पे अगर हम पहुंचते हैं तो वहां से पुलिस का भी दबाव जो है वो एक निर्दोष व्यक्तियों पर भी हो सकता है? आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। SC/ST एक्ट में प्रावधान है, सेटल्ड लॉ है, कोई भी SC/ST एक्ट की घटना होती है और विक्टिम पार्टी रिपोर्ट करती है तो विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ती है। FIR दर्ज किसी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो सच्ची घटना पर FIR दर्ज हुई हो या फिर झूठी घटना पर FIR दर्ज हुई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनके साथ अन्याय हो गया। FIR दर्ज होने के बाद उसमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी होती है, और आप लोग देखते हैं चाहे SC/ST एक्ट का मैटर हो, चाहे नॉन SC/ST एक्ट का मैटर हो, किसी भी IPC का मैटर हो, किसी भी चीज़ का मैटर हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस जो उसमें आरोप लगाए गए हैं उनको वेरीफाई करती है, उसमें एविडेंस कलेक्शन का काम करती है। अगर पुलिस को लगता है कि फैक्ट झूठे हैं तो पुलिस को उसके पास कैंसिल करने का भी अधिकार है। SC/ST एक्ट लगने का मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एक्ट लग गया बिना इन्वेस्टिगेशन के उसके खिलाफ चालान दे दिया जाएगा। बाकायदा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें जांच करती है, और ऐसे बहुत कम, ना के बराबर मैटर्स हैं जिसमें SC/ST एक्ट में झूठी FIR दर्ज हुई हो। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट, सरकार, प्रशासन, ये सारे के सारे एक इनकी जो मानसिकता है गैर अनुसूचित जाति दलित विरोधी मानसिकता है, और सच्चे मैटर्स भी हमारे खारिज किए जा रहे हैं। और आज हमारा एक साथी फतेहाबाद में धरने पर बैठा हुआ था, उसने RTI से मैटर, एक DSP ने 1 साल में 33 मामले SC/ST एक्ट के खारिज कराए हैं, जिसमें मर्डर के मामले भी हैं, रेप के मामले भी हैं और इस तरह के मामले भी हैं। तो हम पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप झूठे फैक्ट्स में FIR दर्ज कराते हैं। हम ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सच्चे मुकदमों को भी पुलिस खारिज करने का काम करती है।
रजत जी, जाते जाते सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया आप एक दलित एक्टिविस्ट के तौर पे ही जाने जाते हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। क्या अगर कोई दूसरा मतलब पक्ष जो है, अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा लेके आता है जहां पर किसी प्रकार से दलित ने ही उनको प्रताड़ित किया हो, तो क्या उन मामलों में भी आप कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। हमारे पास इस तरह के बहुत से मैटर हैं जिसमें दलित ने नॉन दलित के ऊपर कोई गलत काम किया हो, इलीगल काम किया हो, अत्याचार की घटना की हो। हम लोग उस समय ये नहीं देखते, हम कोई अनुसूचित जाति के लिए पेटेंट नहीं है। कोई भी विक्टिम हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी कम्युनिटी की महिला हो, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो हम उसकी अदालत में भी, अदालत से बाहर भी पैरवी करने का काम करते हैं और निष्पक्ष तरीके से उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ रजत जी। आज इनके साथ बड़े मुद्दों पर बात हुई और काफ़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया, और कई ऐसे प्रश्न थे जो लोगों के मन में थे और वो पूछना चाहते थे। हमने आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से आपके प्रश्न जो है रजत जी से पूछे और रजत जी ने जवाब दिए। तो ये आपको कैसे लगे जवाब, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।